नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम सिन इकोलॉजी के क्लासिफिकेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। सिन इकोलॉजी अर्थात सहपारिस्थितिकी के बारे में हम अपने पहले वीडियो के अंतर्गत पढ़ चुके हैं कि किसी क्षेत्र या स्थान विशेष या संपूर्ण क्षेत्र में पाए जाने वाले सभी सजीवों अर्थात पौधों तथा प्राणियों एवं उनके प्राकृतिक आवास के आपसी संबंधों का समग्र अध्ययन को सहपारिस्थितिकी कहते हैं। यहाँ सजीवों के समूह या समुदाय के अध्ययन के लिए समुदाय को एक इकाई के रूप में लिया जाता है। सहपारिस्थितिकी के अंदर सबसे पहले समष्टि पारिस्थितिकी। इस प्रकार के पारिस्थितिकी के अध्ययन में अध्ययन की इकाई होती है वो एक समष्टि होती है। समूह या समुदाय पारिस्थितिकी इसके अंतर्गत अध्ययन की इकाई एक समुदाय होता है। और बायोम पारिस्थितिकी इस प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र में बायोम है जो अध्ययन की इकाई होती है। और वहीं पारिस्थितिकी तंत्र पारिस्थितिकी यह है विज्ञान की एक नवीनतम शाखा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जैविक घटक एवं उनके बीच में ऊर्जा प्रवाह व खनिजों का चक्रण, इन सभी पहलुओं का है जो फंक्शनल रूप का अध्ययन किया जाता है। अब सबसे पहले हम देखते हैं समष्टि पारिस्थितिकी। तो समष्टि पारिस्थितिकी जैसे नाम से विदित है कि इस प्रकार की पारिस्थितिकी में जिसके अंतर्गत अपन जीवों का उनके पर्यावरण के साथ में और आपस में एक दूसरे के साथ में इंटरेक्शन का स्टडी करते हैं। इसके अंतर्गत हम सिर्फ एक समष्टि अर्थात एक ही प्रकार की प्रजाति के जीवों का समूह, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक ही प्रजाति के जीव है जो आपस में एक दूसरे से अंतरक्रिया कर रहे हैं, साथ ही साथ वो अपने पर्यावरण से भी इनकी अंतरक्रिया होती है। तो जब प्रकृति में हम किसी एक ही प्रकार के प्रजाति के जीवों का अध्ययन करते हैं तो इस प्रकार की हम समष्टि पारिस्थितिकी कहते हैं। नेक्स्ट है समूह या समुदाय पारिस्थितिकी। जैसा कि नाम से विदित है कि इस प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत अध्ययन की जो इकाई है वो एक समुदाय है। और समुदाय से मतलब होता है कि वहाँ पर उस पार्टिकुलर स्थान विशेष पर जीवों के कई सारे समूह हैं, अर्थात ऐसे कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार की प्रजातियों के अलग अलग ग्रुप है, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कई सारी समष्टियां हैं और विभिन्न प्रकार की समष्टियों के जो ग्रुप होते हैं उनको हम सामूहिक रूप से एक समुदाय कहते हैं। तो एक से अधिक प्रजातियों की प्राणियों एवं पौधों के समूह को हम जैव समुदाय कहते हैं। प्रकृति में अनेक प्रजातियों के पौधे व जंतु एक साथ पाए जाते हैं तथा वो एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, अतः यहाँ अनेक प्रजातियों के समूह या समुदाय के अध्ययन की एक इकाई माना गया है। अर्थात समुदाय पारिस्थितिकी के अंतर्गत जो हमारे अध्ययन की इकाई है वो एक समुदाय है, न कि एक समष्टि। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि प्रकृति में कोई भी प्रजाति अकेले रह करके अपना जीवन पूर्ण नहीं कर सकती। उनके बीच में उनका अपनी समष्टि के साथ वहीं दूसरे समुदाय की समष्टियों के साथ में पारस्परिक क्रियाएं भी होती रहती है। और उन सभी का सामूहिक परिणाम ये होता है कि वो जो समुदाय है आपस में एक समन्वय बना करके जीवन व्यतीत करते हैं। यहाँ पर एक आप समुदाय पारिस्थितिकी देख रहे हैं जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं आपको ए, बी, सी और डी इत्यादि देखने को मिल रही है। नेक्स्ट है बायोम पारिस्थितिकी। प्रकृति में अनेक जैविक समुदाय अर्थात पादप एवं जंतु समुदाय साथ साथ रहते हैं, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। और एक ही क्षेत्र की समान जलवायु में निवास करने वाले जैव समुदायों को बायोम कहते हैं। अब बायोम है जो थोड़ा सा विस्तृत क्षेत्र है, यानी समान जलवायु में निवास करने वाले, क्षेत्र बड़ा है, जलवायु समान है, तो इस प्रकार के समान जलवायु में निवास करने वाले सभी जैव समुदाय, उसमें हम प्लांट और एनिमल्स दोनों ही हैं, दोनों की समुदायों को हम मिला करके बायोम कहते हैं। और बायोम के अंदर क्या होता है कि कुछ जो जैविक समुदाय हैं वो चरम अवस्था में होते हैं और जो अन्य समुदाय होते हैं वो अपने अनुक्रमण की
विभिन्न अवस्थाओं में गुजरते हुए होते हैं। इस प्रकार किसी क्षेत्र विशेष के विभिन्न समुदायों के आपसी एवं संयुक्त रूप से इनके पर्यावरण और आप पारस्परिक क्रियाओं का जब हम अध्ययन करते हैं तो इस प्रकार के अध्ययन को हम बायोम पारिस्थितिकी कहते हैं। यहाँ बायोम जो अपन बात कर रहे हैं वो पौधों व जंतुओं के एक बड़े समुदाय के लिए हम प्रयुक्त कर रहे हैं जो कि एक समान जलवायु वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र में जो अध्ययन की इकाई है वह एक बायोम होता है। उदाहरण के रूप में हम देखें तो सवाना घास के मैदान या टुंड्रा आदि। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऊपर आप देख रहे हैं कम्युनिटी जो क्लाइमैक्स में है। इधर आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में नीचे की तरफ ये कम्युनिटी है जो प्रारंभिक अनुक्रमण की अवस्था में है, और इधर राइट हैंड साइड में नीचे की तरफ आप देखोगे तो कम्युनिटी है जो अप्रोचिंग क्लाइमैक्स यानी क्लाइमैक्स में पहुंचने वाली है। और ये जो तीनों कम्युनिटीज है ये आपस में एक दूसरे के साथ में परस्पर अंतर्क्रियाएं करती रहती है, और ये सारी कम्युनिटी जो एक ही प्रकार के जलवायु में निवास करती है मिलकर के एक बायोम का निर्माण करती है। पारिस्थितिकी तंत्र पारिस्थितिकी, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र जो पारिस्थितिकी है ये पारिस्थितिकी विज्ञान की एक नवीनतम शाखा है जिसके अध्ययन क्षेत्र में तंत्र के सजीव एवं अजैव घटकों को सम्मिलित करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में उपस्थित सजीव एवं अजैव घटकों की संरचना एवं कार्यप्रणाली का आपसी संबंध निरंतर एक गतिशील संतुलन के रूप में पाया जाता है। इसके साथ ही निश्चित परिपथों द्वारा विभिन्न पदार्थों तथा ऊर्जा का प्रवाह निरंतर होता रहता है। तो कहने का मतलब है कि पारिस्थितिकी तंत्र पारिस्थितिकी का एक बहुत ही बड़ा अध्ययन क्षेत्र है जिसके अंतर्गत अभी जो हमने ऊपर तीनों प्रकार की पारिस्थितिकी स्तर देखे थे, समष्टि पारिस्थितिकी, समुदाय पारिस्थितिकी, बायोम पारिस्थितिकी, इनसे भी इनका अध्ययन क्षेत्र विस्तृत है जिसके अंतर्गत हम है जो न सिर्फ सजीवों का उनके पर्यावरण के साथ अध्ययन बल्कि उन सजीवों के अंतर्गत अलग अलग स्तर पर अलग अलग पोषण स्तर पर प्रवाह होने वाली ऊर्जा का प्रवाह के बारे में अध्ययन करते हैं। वहीं साथ ही साथ उनके मध्य होने वाले यानी भौतिक पर्यावरण से सजीवों के अंदर और सजीवों से वापस भौतिक पर्यावरण में होने वाले खनिजों के चक्रण के बारे में भी अध्ययन करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि पारिस्थितिकी तंत्र पारिस्थितिकी के अंतर्गत पारिस्थितिकी तंत्र के समस्त पहलुओं का फंक्शनल एवं स्ट्रक्चरल अध्ययन किया जाता है। अब पारिस्थितिकी तंत्र की बात करते हैं तो इसके जो घटक है वो है, पहला जैविक घटक है, दूसरा अजैविक घटक। जैविक घटक में सभी प्राणी आते हैं जो उसमें पादप और जंतु हो सकते हैं, और जैविक घटकों के अंतर्गत सबसे नीचे कड़ी में आपके उत्पादक होते हैं, और उसके ऊपर की तरफ है जो उपभोक्ता होते हैं जो कि विभिन्न कैटेगरीज के होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता एवं सर्वोच्च उपभोक्ता। और अजैविक घटकों के अंतर्गत उसके चारों ओर का जो पर्यावरण है जिसमें हम जल, प्रकाश, ताप, है ना, मिनरल्स इत्यादि सभी प्रकार के घटकों का जो अध्ययन करते हैं वो अजैविक घटक कहलाते हैं। जैविक घटक और अजैविक घटकों की संरचना एवं कार्य प्रणाली में निरंतर एक गतिशील संतुलन बना रहता है। जो प्रकृति के अंतर्गत ये जैविक घटक और अजैविक घटक होती है, इनकी संरचना एवं कार्य प्रणाली में
एक पार्टिकुलर स्थान विशेष पर जो भी पारिस्थितिक तंत्र है उसके अंदर हमेशा इन चीजों का निरंतर है जो गतिशील संतुलन बना रहता है। साथ साथ खनिज पदार्थों का चक्रीकरण हम पहले पढ़ चुके हैं, और ऊर्जा प्रवाह, ये जो समस्त प्रकार के जो घटनाएं हैं वह एक पारिस्थितिकी तंत्र पारिस्थितिकी के अंतर्गत जो संपन्न होती है। अब हम देखते हैं कि स्कोप ऑफ इकोलॉजी, या ऐसे कह सकते हैं, सॉरी, अप्लाइड ब्रांचेज ऑफ इकोलॉजी, यानी इकोलॉजी की कौन कौन सी नवीनतम शाखाएं विकसित हुई है। इसके अंतर्गत सबसे पहले देखते हैं हम स्वच्छ जलीय पारिस्थितिकी। इसके अंतर्गत हम फ्रेश वाटर अर्थात जो मीठा पानी होता है उसके जलाशयों में पाए जाने वाले सजीवों उनके परिवेश के संबंध में अध्ययन करते हैं। इसे सरोवर विज्ञान यानी अर्थात लिग्नोलॉजी भी कहते हैं। दूसरा है लवणीय जल पारिस्थितिकी। विभिन्न समुद्रों में महासागरों में पाए जाने वाले जीवों के पारिस्थितिक अध्ययन को मेराइन इकोलॉजी कहते हैं, और वृत्त परिवेक्ष्य में इस शाखा को ओशिनोग्राफी भी कहते हैं। वेलांचली पारिस्थितिकी, इसमें समुद्रों के आसपास खारे पानी के गड्ढों में पाए जाने वाले सजीवों का पारिस्थितिकी अध्ययन किया जाता है। स्थलीय पारिस्थितिकी, इसके अंतर्गत जमीन पर अवस्थित विशिष्ट पादप क्षेत्रों जैसे घास स्थल, वन, मरुस्थल, कृषि भूमि इत्यादि का पारिस्थितिकी अध्ययन किया जाता है। पादप भूगोल, पारिस्थितिकी विज्ञान की इस शाखा में पृथ्वी पर पाए जाने वाले विविध प्रकार के पौधों के भौगोलिक वितरण का अध्ययन किया जाता है। प्राणी भूगोल, यहाँ विभिन्न प्रकार के प्राणियों के भौगोलिक वितरण एवं पर्यावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। जीन पारिस्थितिकी, यह सब पारिस्थितिकी एक उप शाखा है जिसमें किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले सजीव प्रजातियों में पर्यावरण के प्रभाव से होने वाली आनुवंशिक विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। विकिरण पारिस्थितिकी, विभिन्न रेडियोधर्मी पदार्थों एवं विकिरणों से पर्यावरण सजीवों में उत्पन्न प्रभावों के अध्ययन को विकिरण पारिस्थितिकी कहते हैं। कार्यकीय पारिस्थितिकी, इसके अंतर्गत पर्यावरण की भौतिक कारकों जैसे प्रकाश, तापक्रम एवं जल इत्यादि का सजीवों की कार्यकीय प्रक्रियाओं पर होने वाले प्रभावों का अध्ययन करते हैं। उत्पादन पारिस्थितिकी, इसके अंतर्गत पारिस्थितिक तंत्रों में सकल एवं वास्तविक प्राथमिक उत्पादकता के विश्लेषण को उत्पादन पारिस्थितिकी कहते हैं। अनुप्रयुक्त पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत मानव समाज के लिए उपयोगी अनेक प्रक्रमों जैसे फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट, क्रॉप लैंड मैनेजमेंट इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। अंतरिक्ष पारिस्थितिकी, ब्रह्मांड के विभिन्न ग्रहों एवं नभमंडल में जीवन का प्रारूप तथा परिवेश के अध्ययन को अंतरिक्ष पारिस्थितिकी कहते हैं। पूरा पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत जीवाश्मों के अध्ययन के द्वारा कई लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व पृथ्वी के पर्यावरण तथा उस समय पाए जाने वाले पेड़ पौधे जंतुओं के बारे में हमें महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। अब है पारिस्थितिकी का कार्य क्षेत्र या विस्तार, स्कोप ऑफ इकोलॉजी, कि ये जो अपन इकोलॉजी पढ़ रहे हैं इसका क्या क्या कार्य क्षेत्र है और क्या क्या इसका विस्तार है। तो जैसा कि हम देखते हैं कि जैसे जैसे मानव सभ्यता ने विकास किया है, अनेक पायदान तय किए, इसके साथ ही मनुष्य की जरूरत भी निरंतर बढ़ गई है, जिसकी वजह से वैज्ञानिकों को आज पर्यावरण के विषय में सोचने के लिए बाध्य होना पड़ा, क्योंकि जब मनुष्य की जरूरतें बढ़ गई तो और साथ साथ जनसंख्या भी तेजी से बढ़ी है, जिसके फलस्वरूप पर्यावरण में मनुष्य के द्वारा की जाने वाली विभिन्न प्रकार की अवांछित गतिविधियों के फलस्वरूप, क्योंकि विकास के लिए हमें कई प्रकार के है जो प्राकृतिक नुकसान, जंगलों का कटाव इत्यादि
करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमें पर्यावरण के विषय में सोचने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है कि कई प्रकार की जो ज्वलंत समस्याएं उत्पन्न हो गई है। इन सभी औद्योगिक विकास की होड़ के कारण जो पर्यावरण को नुकसान हुआ है, इसके फलस्वरूप प्रकाश संश्लेषण क्रिया के अंतर्गत वातावरण से CO2 जो पौधे लेते हैं और ऑक्सीजन का निष्कासन करते हैं, इन CO2 और O2 का रेशियो जो है वो निरंतर बदलता जा रहा है। तो आज यह हमारे लिए बहुत बड़ी एक समस्या है कि दिनों दिन जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल वातावरण में बढ़ रहा है। तो हम किस प्रकार से पर्यावरण के लिए संतुलन बना के रखें, ये है आने वाले समय में इसके बारे में सोचना होगा। सजीव घटकों की अपने पर्यावरण पर निर्भरता के महत्व को समझना होगा कि किस प्रकार से सजीव घटक है जो अपने पर्यावरण पर निर्भर है। अगर पर्यावरण को हटा दोगे क्या तो सजीव घटकों का है जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व संभव नहीं है। तो इनके महत्व को हमें समझना होगा। जीवन के स्थायित्व के लिए प्रकृति में जैविक एवं अजैविक घटकों में पारिस्थितिकी संतुलन आवश्यक है। अब हम लाइफ के अंदर है ना, इस पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत अगर सजीव पेड़ पौधों और जंतुओं को अपना स्थायित्व बनाए रखना है तो हमें प्रकृति में जैविक और अजैविक घटकों के बीच में आपस में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। और साथ ही साथ इस पारिस्थितिकी संतुलन के लिए मानव समाज के अंतर्गत वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना अति आवश्यक है। पर्यावरण प्रदूषण जो अपने आप में एक दिन ब दिन बढ़ती हुई समस्या है और इस समस्या के निराकरण के लिए हमें वैकल्पिक उपायों को अपनाए जाने पर जोर देना अति आवश्यक है। धन्यवाद।